साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज लेकर आया है आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक खबर हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ का चेहरा बदलने की कवायद शुरू कर दी है। मोदी ने तीनों सेनापतियों के बीच काम का बंटवारा कर दिया है। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सुरक्षा, विदेश और न्यूक्लियर मामलों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र को इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े मुद्दे सौंपे गए। एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्र को कैबिनेट मामलों का प्रभार दिया गया है। वो कैबिनेट मीटिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दिसंबर में मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले मुलाकात बेहद अहम भी मानी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले उनके वीजा को लेकर बड़ा बयान दिया। एक निजी चैनल से बातचीत में कैरी ने कहा कि मोदी के वीजा पर बैन पिछली सरकार ने लगाया था, लेकिन हम उनका स्वागत करेंगे। गुजरात दंगों का हवाला देकर अमेरिका की तत्कालीन जॉर्ज डब्ल्यू बुश सरकार ने मोदी के अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका ने 2007 के बाद से पहली बार अपनी सालाना इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मोदी के सभी जिक्र हटा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत यात्रा से 2 दिन पहले 2013 के लिए ये रिपोर्ट जारी की। अमेरिका गुजरात दंगों की वजह से 1 दशक से भी ज्यादा समय तक मोदी को वीजा देने से इनकार करता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। केरी ने मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की तारीफ की। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही सुषमा ने कहा कि केरी ने भारतीय हितों को लेकर उदारता दिखाई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने केरी के सामने जासूसी का मुद्दा भी उठाया। इससे पहले जॉन केरी ने रक्षा मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने आईआईटी दिल्ली का दौरा किया। केरी लैब में भी गए और छात्रों से कई मशीनों की जानकारी दी। सुषमा ने कहा कि मित्र देशों के बीच जासूसी स्वीकार नहीं। इस पर केरी ने भारत की चिंता को जायज ठहराया। चीन ने पहली बार कबूला भारतीय सीमा में अतिक्रमण की बात। कहा, चीनी सेना ने पिछले साल लद्दाख के देवसांग घाटी में किया था अतिक्रमण। चीनी रक्षा मंत्रालय ने बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जो चीनी इतिहास में पहली बार हुआ। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले साल लद्दाख में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया। और संसद में यूपीएससी बवाल पर बनी अरविंद कमेटी रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि छात्रों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इससे पहले यूपीएससी विवाद को सुलझाने के लिए बनी अरविंद वर्मा कमेटी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यूपीएससी से सीसेट हटाने की मांग को लेकर झड़प के बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर नेहरू विहार इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। यूपीएससी परीक्षा से सीसेट खत्म करने की मांग पर अनशन पर बैठे छात्रों को जबरन उठाए जाने के विरोध में जेएनयू के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर जमा हुए छात्रों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला फूंका। यूपीएससी में सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर इलाहाबाद और वाराणसी में भी प्रदर्शन किया गया। आज से पेट्रोल 1 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया, वहीं डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपए 60 पैसे की जगह 72 रुपए 51 पैसे होगी। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 43 पैसे की जगह 80 रुपए 30 पैसे होगी, जबकि मुंबई में 81 रुपए 75 पैसे की जगह 80 रुपए 60 पैसे। चेन्नई में 76 रुपए 93 पैसे की जगह 75 रुपए 78 पैसे होगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को समन भेजे जाने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में केस लड़ेंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल गांधी ने अनुचित तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को समन जारी करके 7 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख की अर्जी पर आज अहम आदेश सुना सकता है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख से कहा कि वो विदेशी खरीदारों से संपर्क साधने के लिए आवश्यक फोन और कंप्यूटर जैसे उपकरणों का विवरण दें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को बैरक से बाहर आने और जेल परिसर के सम्मेलन कक्ष के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा है कि ताकि सुब्रत राय 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के सिलसिले में संभावित खरीदारों से सौदा कर सकें। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार का कहना था कि सुब्रत राय जेल परिसर में बने कॉन्फ्रेंस हॉल या फिर गेस्ट हाउस से विचार विमर्श कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा कि सहारा प्रमुख से मिलने के लिए लोगों को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक के दौरान जेल में आना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मार्कंडे काटजू के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग पर आज अहम सुनवाई होनी है।
हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में मांग की गई है सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वो एक केस दर्ज कर इन आरोपों की जांच करे। काटजू ने आरोप लगाया था कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज को बचाने के लिए 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने संदेहपूर्ण भूमिका निभाई थी। सोनिया गांधी पर वो खुलासे से सनसनी मचाने वाली नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ आज बाजार में आएगी। नटवर सिंह की किताब पर सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं भी अपनी किताब लिखूंगी जिसके बाद सब सच सामने आ जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि वो नटवर सिंह के आरोपों से आहत बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये भी साफ किया कि नटवर सिंह की किताब को छपने से रोकने के लिए उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नटवर सिंह के खुलासे को बेबुनियाद बताया। मनमोहन ने कहा कोई भी सरकारी फाइल 10 जनपद नहीं जाती थी। दरअसल नटवर ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी की पहुंच सरकारी फाइलों तक थी। नटवर सिंह के खुलासे पर बीजेपी का कहना है कि किताब रिलीज से पहले सोनिया और सिंह ने नटवर सिंह के खुलासे को बेबुनियाद बताया। मनमोहन ने कहा कोई भी सरकारी फाइल 10 जनपद नहीं जाती थी। दरअसल नटवर ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी की पहुंच सरकारी फाइलों तक थी। नटवर सिंह के खुलासे पर बीजेपी का कहना है कि किताब रिलीज से पहले सोनिया और प्रियंका का नटवर से मिलना जाहिर करता है कि कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं चाहते थे कि बाहर आए। और पीएम मनमोहन सिंह ने कहा सोनिया गांधी का पीएम नहीं बनने के पीछे की कहानी की उन्हें जानकारी नहीं है। नटवर सिंह को आड़े हाथों लेते उन्होंने कहा कि वो निजी बातचीत को सार्वजनिक करना गलत है और वो किताब बेचने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नटवर सिंह जो बात आज कह रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कही। उनकी कही गई बातें केवल सनसनी पैदा करने का जरिया है। गडकरी जासूसी मामले की गुज राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। गुरुवार को राष्ट्रपति ने सच्चाई जानने के लिए नितिन गडकरी को तलब किया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है गडकरी ने जासूसी से इनकार किया। आपको बता दें प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तब वे भी जासूसी के शिकार हुए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज राष्ट्रपति भवन में बने म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज कोलकाता जाएंगे जहां इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सालाना बैठक को संबोधित करेंगे। दिल्ली के करोल बाग इलाके से गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स दूसरे को थप्पड़ और घूसों से मार रहा है। पीट रहा शख्स एक कुरियर कंपनी का मालिक है और जो पीट रहा है वो उसकी कंपनी का पूर्व कर्मचारी। अब देखिए इस शख्स ने कमरे में रखा एक पाइप उठा लिया और फिर उसी से कुरियर कंपनी के मालिक को बेरहमी से पीटने लगा। दरअसल जो शख्स कुरियर कंपनी के मालिक को पीट रहा है उससे और उसके कुछ साथियों को घोटाले और गबन के आरोप में कंपनी से निकाल दिया गया था। इसी से खार खाए शख्स ने कुरियर कंपनी के मालिक पर हमला बोला और उन्हें बुरी तरह से पीटा। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने दूसरी कुरियर कंपनी में नौकरी कर ली। पुरानी कंपनी से कर्मचारियों को दूसरी कंपनी में ले जाने की कोशिश कर रहा था। नाकाम रहने पर इसने कुरियर कंपनी के मालिक पर हमला कर दिया। पुणे के मालिन गांव में हुए हादसे में मारे गए लोगों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। पुणे के मालिन गांव में हालात का जायजा लेने गए गृह मंत्री राजनाथ ने अफसरों को राहत बचाव का काम तेज करने के निर्देश भी दिए। मालिन गांव में अभी तक मलबे में 30 लोगों के शव निकाले गए हैं। 18 लोग जिंदा बचाए गए। एनडीआरएफ की टीम जेसीबी मशीनों से मलबा को हटाने में जुटी है। मलबे में अभी भी 160 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि इतने लोग लापता हैं। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव के काम में लगे लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। दरअसल लैंडस्लाइड की चपेट में आकर 45 घर जमींदोज हो गए। इन घरों के सैकड़ों लोगों के मलबे में ही दबे होने की आशंका है। इस बीच में बारिश की वजह से राहत बचाव का काम भी प्रभावित हो रहा है। मालिन गांव की आबादी करीब 700-800 लोगों की है और यहाँ 100 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान थे। टिहरी के जखनियाली बादल फटने से मारे गए 6 लोगों के परिजनों को उत्तराखंड सरकार 5-5 लाख रुपए मुआवजा देगी। सरकार ने ऐलान किया है कि घायलों को 1-1 लाख मिलेंगे। वहीं घर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जखनियाली गांव में राहत बचाव की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी है। पूरी तरह से मलबा हटने के बाद ही हताहतों का आंकड़ा साफ हो पाएगा। बुधवार की देर रात करीब 2:15 बजे घनसाली में बादल फटा जिसके बाद हाहाकार मच गया। बादल फटने से करीब 25 मकान तबाह हो गए। कुछ मकान तो पूरी तरह से जमींदोज हो गए। मुंबई में आज दिन भर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में बारिश से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। मुंबई के चेंबूर में ईस्टर्न फ्रीवे के पास बारिश के चलते पहाड़ी का एक हिस्सा रिहायशी इलाके में जा गिरा। मलबे की चपेट में आने से 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में हुए जलभराव से बीएमसी की पोल खुल गई है। भारी बारिश और जल जमाव के चलते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण जाम लग गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इस दौरान सड़कों पर कई जगह पानी भर गया। अहमदाबाद में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से कई जगह नाले टूट गए जिससे सड़क पर मछलियां दिखाई दे रही हैं। चिन्हवाई पार्क के पास कारपोरेशन की दीवार टूटने से वहां की मछलियां सड़क पर आ गईं जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा।
मुंबई में आशियाना चाहने वालों के सपने जल्द पूरे हो सकते हैं। सिडको की किफायती मकान योजना के तहत आज से बुकिंग शुरू हो रही है। शहरियों में औद्योगिक विकास निगम की इस योजना के तहत साल 2016 तक 3154 फ्लैट बनाए जाएंगे। सिडको की इस योजना के लिए 7.97 हेक्टेयर जमीन नवी मुंबई के हारगर इलाके में प्रस्तावित है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 7 मंजिल की 22 इमारतें बनाई जाएंगी, जिसमें 704 फ्लैट होंगे। साथ ही आर्थिक रूप से अति पिछड़े लोगों के लिए 14 मंजिल की 32 इमारतें तैयार की जाएंगी, जिसमें 2450 फ्लैट होंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में घर खरीदना आज से महंगा हो गया। वहीं गाजियाबाद में कुछ संशोधनों के साथ आज से नया सर्किल रेट भी लागू हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आवासीय श्रेणी और भूखंडों के पंजीकरण की कीमतों में 10% का इजाफा किया गया है। मुंबई में रहने वाले लोगों का पासपोर्ट अब 10 दिनों के अंदर बनाया जाएगा। कल मुंबई में पुलिस कमिश्नर ने एक सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया, जिसमें वेरिफिकेशन का काम 10 दिनों के अंदर हो जाएगा। मुंबई में पासपोर्ट के लिए रोज 1700 एप्लीकेशन आते हैं। प्रशासन ने पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन कर लोगों को 10 दिनों के अंदर पासपोर्ट देने की योजना बनाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई और नवी मुंबई में इजाजत के बिना मस्जिद के ऊपर लगाए गए लाउड स्पीकरों को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जहां कहीं भी गैर कानूनी तरीके से लाउड स्पीकर लगे हैं, जब्त कर लिया जाए, चाहे वो मंदिर में हो या फिर मस्जिद। मुंबई के संतोष पचालक ने एक जनहित याचिका दायर कर मस्जिदों में गैर कानूनी तरीके से लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था। एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 49 में से 45 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर अनधिकृत तरीके से लगाए गए। हाईकोर्ट ने दिल्ली में ई रिक्शा पर फौरी प्रतिबंध लगा दिया है। पाबंदी 14 अगस्त तक लागू रहेगी। 14 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने त्रिलोकपुरी में ई रिक्शा की टक्कर से एक बच्चे के खौलती कड़ाई में गिरने से हुई मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमों के दायरे में लाए बिना ई रिक्शा को चलाने की अनुमति पर सरकार को फटकार लगाई थी। ई रिक्शा वालों का कहना है कि एक हादसे के आधार पर हजार ई रिक्शा पर बैन लगाना जायज नहीं। ई रिक्शा वालों की मांग है कि सरकार इनके लिए जल्द से जल्द कानून बनाए। कुछ महीने पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने ई रिक्शा वालों को भरोसा दिया था कि उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल केजरीवाल की रैली फ्लॉप साबित हुई। ऑटो वालों की इस रैली में ऑटो ड्राइवरों की संख्या बेहद कम थी। 30,000 ऑटो ड्राइवरों के आने का दावा किया गया था, लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। मशहूर वन लेग डांसर शुभ्रीत कौर ने पति पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। 5 जून को मोहाली के यश मक्कर से शुभ्रीत की शादी हुई। शुभ्रीत का आरोप है कि शादी के लिए उसके पति ने झूठी प्रॉपर्टी दिखाई और गलत उम्र बताई। शुभ्रीत ने अपने पति पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि शुभ्रीत और उसके पति का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें शुभ्रीत अपने पति पर पहले हाथ उठाती दिख रही है। मुंबई मॉडल से रेप के मामले में मॉडल पूनम पांडे का नाम सामने आया है। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि पूनम के कहने पर डीआईजी सुनील पारस्कर ने उसको सेक्सुअली हैरेस किया। पीड़ित मॉडल ने यह भी आरोप लगाया कि पूनम और उसके बीच की प्रोफेशनल लड़ाई की वजह से ही डीआईजी ने उसका रेप किया। पीड़ित मॉडल ने यह भी आरोप लगाया कि पूनम और डीआईजी के बीच नजदीकी संबंध है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जल्द ही इस मामले में पूनम पांडे से पूछताछ कर सकती है। पीड़ित मॉडल ने पुलिस को उसके और डीआईजी के बीच हुए ईमेल्स भी दिए। ईमेल में आरोप लगाया गया कि सुनील पारस्कर और पूनम पांडे के बीच कुछ न कुछ पक रहा है और सुनील इसे छिपा रहे हैं। 27 जून को पीड़ित और सुनील पारस्कर के बीच जो ईमेल हुए थे, उसमें दोनों के बीच झगड़े की वजह पूनम पांडे ही नजर आती है। दिल्ली के गांधीनगर के एक शख्स पर अपनी नाबालिग बेटी से रेप का आरोप लगा है। आरोपी पिता पीड़ित लड़की को गर्भवती होने के बाद जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में कोर्ट ने गुरुवार को पीयूष को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। आज दोबारा रिमांड के लिए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले पीयूष पर पेशी के दौरान कानपुर कोर्ट परिसर में हमला हुआ। पुलिस जीप में बैठे पीयूष पर वकील टूट पड़े। बड़ी मुश्किल से पुलिस पीयूष को बचा पाई। पेशी के दौरान कोर्ट के गलियारे में भी पीयूष को पीटने की कोशिश वकीलों ने की। कोर्ट गलियारे में वकीलों ने पीयूष को खदेड़ना शुरू कर दिया। किसी तरह पुलिस उसे लेकर भागी। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार बाकी 4 आरोपियों के रिमांड पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। कानपुर में उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जहां ड्राइवर अवधेश ने ज्योति की हत्या करने के लिए चाकू खरीदा। तस्वीरों में अवधेश अपने साथी के साथ दिख रहा है। अवधेश ने 4 चाकू खरीदे थे, जिसके पैसे पीयूष ने दिए थे। कानपुर के एसएसपी के मुताबिक पीयूष ने ज्योति के हत्यारों को फोन करके कहा था कि जरा ज्योति की चीखने की आवाज सुना दो, दिल को ठंडक पहुंच जाएगी। पुलिस के मुताबिक ज्योति के हाथ में पीयूष के बाल मिले थे। पुलिस ने बताया जब पीयूष ने हत्यारों को देखा तो वो कार रोककर करने लगा, तब ज्योति को शक हो गया। ज्योति ने पीयूष को रोकने के लिए उसके बाल और कॉलर पकड़ लिए, लेकिन वो ज्योति को धक्का देकर निकल गया। इस खींचतान में ज्योति के हाथ में पीयूष के बाल आ गए। इसके बाद हत्यारोपी कार लेकर चले गए और ज्योति को मार डाला।
यूपी के बिजनौर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जहर देकर मारने की कोशिश की। दोनों के बीच 2 साल से संबंध थे। लड़की उससे शादी करना चाहती जबकि प्रेमी शादी करने के लिए राजी नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आगरा के कगरौल कस्बे में प्रेमी युगल की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शक इस बात तक ही जताई जा रही है कि पिस्तौल से प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने खुद को भी गोली मार ली। हालांकि हॉरर किलिंग के एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। एक परिवार पर 20 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक पहले लड़की को गोली मारी गई, फिर उसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने अब जली लाश को अपने कब्जे में ले लिया। लड़की प्रेम करती थी, इस पर घर वालों का ऐतराज था। वारदात के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में एक लड़की का शव पेट से लटका मिला। आशंका जताई जा रही है कि युवती के बलात्कार के बाद हत्या की गई। यूपी के इलाहाबाद में एक लड़की पर तेजाब से हमला किया गया। इस वारदात में लड़की के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए। लड़की पेशे से अकाउंटेंट है। मेडिकल स्टोर से दवा लेकर वो घर वापस लौट रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उस पर तेजाब फेंक दिया। नोएडा के जीआईपी में मस्ती के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। स्विमिंग पूल में नहा रहे 2 लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद 2 पक्षों के बीच बदल गया। माहौल बिगड़ता देख जीआईपी सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे 3 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के मिर्जापुर में एक आरोपी को हिरासत में लेने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गांव वालों ने न सिर्फ पुलिस पर पत्थर फेंके बल्कि पुलिस को 2 मोटरसाइकिल की आग के हवाले कर दिया। आरोपी के खिलाफ वारंट जारी था। यूपी के अम्बेडकर नगर में कांवड़ियों ने जमकर तांडव किया। मामूली विवाद को लेकर उन्होंने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कांवड़ियों ने 4 निजी गाड़ियों को फूंक दिया जबकि 1 दर्जन बसों पर पथराव किया। यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाराबंकी से छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। विशेषनाथ में छोटू के पास से एक पिस्तौल, विदेशी मुद्रा और एक अंतर्राष्ट्रीय सिम मिला है। कानपुर में परिवार के 4 सदस्यों सहित 6 लोगों का दल 27 जुलाई से लापता है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और जिला अस्पताल का प्रशासन का संवेदनहीन चेहरा सामने आया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक शख्स की लाश तकरीबन 5 घंटे तक बेड पर रखी थी, लेकिन किसी ने इसे हटाने की जहमत नहीं उठाई। वार्ड में लाश की वजह से आसपास के मरीजों को काफी परेशानी हुई। मृतक पर चोरी का इल्जाम था। लोगों की पिटाई के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के बिजनौर में मौजूद एक एटीएम से बदमाशों ने 63,000 रुपए लूट लिए। रात के वक्त बदमाश नकाब पहनकर आए। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, फिर एटीएम को तहस नहस कर उससे सारे पैसे निकाल लिए। आदिवासी मूलवासी मोर्चा समेत कई संगठनों ने आज झारखंड बंद बुलाया है। वाम दलों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। झारखंड बंद का ऐलान सूबे में स्थानीय नीतियों के लागू नहीं हो पाने के विरोध में किया गया। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में पालम में एक बुजुर्ग ने फ्लाईओवर से कूदकर जान दे दी। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में लोगों ने एक सड़क छाप मजदूरों की जमकर पिटाई की। आरोपी लड़का कोचिंग से पढ़कर निकल रही एक छात्रा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे लड़की को अगवा करते देख लिया और फिर लड़के की जमकर पिटाई की। दिल्ली से सटे रोहतक में लुधियाना से दिल्ली जा रही शताब्दी ट्रेन की टक्कर एक ट्रक से हो गई। हादसा रात के 9 बजे सांपला रेलवे स्टेशन के पास मानव रहित फाटक नंबर 37 पर हुआ। हादसे में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसे की वजह से दिल्ली रोहतक रेलवे ट्रैक देर रात तक जाम रहा, जिससे कई ट्रेनें लेट हो गई। 2 क्रेन को मौके पर बुलाकर ट्रैक को साफ करवाया गया, जिसके बाद रेल ट्रैक को चालू करवाया गया। हरियाणा के यमुनानगर के स्पेशल सेल ने बाइक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 ऐसे युवकों को 8 बाइक का गिरफ्तार किया है। गिरोह नई बाइक चुराता था और उससे पार्ट्स निकालकर बेच देता था। चंडीगढ़ पुलिस आम लोगों को ट्रैफिक के नियम बताने के लिए व्हाट्सएप का सहारा लेगी। व्हाट्सएप पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों और उनके वाहनों की तस्वीर भी पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजी जा सकती है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन का देश में रहने का परमिट रद्द कर दिया है। तस्लीमा को टूरिस्ट वीजा दिया गया है। साल 2004 में तस्लीमा हिंदुस्तान में रहने का परमिट मिला था, जिसे मोदी सरकार ने रद्द कर दिया। परमिट रद्द होने के बाद अब तस्लीमा को 2 महीने के लिए अस्थायी टूरिस्ट वीजा दिया गया। फ्लाइंग कॉस्ट में कमी लाने के लिए सरकार न्यूनतम जरूरी सुविधाओं से लैस छोटे एयरपोर्ट्स बनाने पर विचार कर रही है।
छोटे शहरों में बनने वाले इन एयरपोर्ट्स में कन्वेयर बेल्ट, अराइवल लाउंज और एसी जैसी फैसिलिटी नहीं होगी। ऐसे छोटे एयरपोर्ट्स पर लगेज को भी मैन्युअली चेक किया जाएगा और कल ही और एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कई एयरपोर्ट्स को ऑपरेट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में दुनिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट लगेगा। इस प्लांट की लागत लगभग 4000 करोड़ आएगी और इससे 700 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को आज से सेना के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तानी गृह मंत्री के मुताबिक अगले कुछ महीनों तक इस्लामाबाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सेना के कंधों पर रहेगी।